हाउ अ बनाना इमोजी कॉस्ट मुस्तफ़ा आमिर हिज लाइफ। मुस्तफ़ा आमिर ने 12 फरवरी 2025 वह तो कुछ महीने पहला वाली गल है। 12 फरवरी साल 2025 को बलूचिस्तान की ईदी फाउंडेशन को एक डेड बॉडी जमा की जाती है। ये बॉडी इतनी बुरी तरह जलाई गई थी कि इस शख्स को पहचानना नामुमकिन था। ईदी फाउंडेशन इसे 4 दिन अपने पास रखती है। Body of Mustafa Amir had been handed over to Eidi Foundation by Daryaji police. 4 days later, on February 16, the body was declared unclaimed and buried at the Moch Goth Eidi cemetery. Okay. उसके कोई बंदा इसे क्लेम करने आ जाए और जब कोई भी नहीं आता तो वो इस बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन ईदी फाउंडेशन के इन वर्कर्स को क्या मालूम था कि वो लड़का जिसकी बॉडी को इन्होंने दफनाया है वो एक बेदर्दी से कत्ल हुआ हुआ मुस्तफ़ा आमिर है, जिसका मर्डर केस पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगा, मुल्क भर के ड्रग कार्टेल्स को एक्सपोज कर देगा और पाकिस्तान के इस इनकॉम्पिटेंट लॉ सिस्टम को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ड्रग्स और पार्टी लाइफ का असर बताता। When missing जनवरी 6 ਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਕਾਰ ਨੀਅਰ ਅ ਹਬ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਇਨ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਲਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ मैं सुनिया ही नहीं इस प्रोटेस्ट बारे, इस स्टोरी बारे। इस बंदे ने किया है, ही इज कन्फेसिंग। मुस्तफ़ा की कहानी बताने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि जो मुस्तफ़ा का हाल हुआ है ऐसा कोई बच्चा डिजर्व नहीं करता। कहानी दरअसल यूं है कि मुस्तफ़ा पाकिस्तान में मंशियात ट्रैफिक करता था और ये जंगल बॉय नामी ड्रग यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट से मंगवाता था, लेकिन मंगवाने वाला ये खुद नहीं था। वीड, वाज इट वीड और समथिंग? मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी मंशियात ट्रैफिक करने वाले गैंग का हिस्सा था। इस गैंग का सरदार, जिसका नाम याहिया उर्फ शाहजी है, वो शाहजी किथे गए हो? कैलिफोर्निया से ये मंशियात मंगवाता था और कराची में बाजिल नामी शख्स को देता था। याहिया अपना कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ बाजिल के साथ ही रखता था, अपनी आइडेंटिटी हिडन रखने के लिए, जो कुछ हद तक अभी भी हिडन है। ये बाजिल नामी शख्स आगे ये मंशियात 3 और लोगों को देता है, जिसमें से एक का नाम उस्मान था, जिसकी नशे के हालत में ड्राइव करते हुए 2 माह पहले मौत हो गई। दूसरा लड़का था मुस्तफ़ा आमिर और आखिरी बंदा वो जिसकी वजह से ये कहानी एक बहुत अजीब ट्विस्ट लेती है। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन। जी हाँ, इस गैंग में काम करने वाले ज्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड एलीट खानदानों से था। Damn, that is crazy, dude. मुस्तफ़ा कराची के डिफेंस एरिया में ये मंशियात फराहम करता था और आहिस्ता आहिस्ता इसके बायर्स बढ़ते रहे। इन बायर्स में से एक का नाम था अरमगान। अरमगान मुस्तफ़ा की तरह कराची में रहने वाला एक शख्स था, बट अनलाइक मुस्तफ़ा जो 23 साल का है, वो उससे 6 माह बड़ा था। एंड अनलाइक मुस्तफ़ा ये जिंदा है। अरमगान पिछले कुछ सालों से इल्लीगल कॉल सेंटर का काम चला रहा था, जिसकी मदद से ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो जस्ट लाइक मुस्तफ़ा ये भी एक क्रिमिनल था। अरमगान का घर एक पूरा महल बताया जाता है, जिसमें दर्जनों कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और तो और अरमगान के आगे पीछे 2 दर्जन से ज्यादा। Why these pictures look real and AI at the same time? What the hell? गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते थे। ये हर महीने के एंड पर अपने घर में एक पार्टी भी रखता था जो पूरे इलाके में बदनाम थी। इस पार्टी में 2 मेजर अट्रैक्शंस थी, मंशियात और अरमगान के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां। इट्स अनसर्टन कि मुस्तफ़ा और अरमगान पहली दफा कहाँ मिले, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि इनका ताल्लुक सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं था। और भी काम कर रहा है। वीक्स लीडिंग अप टू मुस्तफ़ा's किडनैपिंग, अरमगान के करीबी दोस्त बताते हैं कि उसे अपने कॉल सेंटर से मुतल्लिक बहुत डिप्रेशन था और वो कॉल सेंटर्स पर काम करने वाले वर्कर्स को बार बार ये कहता था कि तुम सब मेरे दुश्मन हो और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरमगान ने मल्टीपल ओकेजन्स में अपनी वर्कर्स उन्हें अकेले में बुलाकर मेटल पाइप से जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया हुआ है और एक लड़की जिसके साथ इसने तल्लुक बनाया, उसका नाम तो मैं आपके सामने नहीं लूंगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो लड़की खुद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टाइकून और स्टॉक ट्रेडर की भतीजी थी। उस लड़की की आइडेंटिटी हिडन रखने के लिए इस वीडियो में अब हम उस लड़की को मीम बुलाएंगे। ये लड़की अरमगान के कॉल सेंटर में काम तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी पार्टीज हमेशा अटेंड करती थी। ये मीम नामी लड़की ना सिर्फ अरमगान के साथ ताल्लुक बना चुकी थी, बल्कि पिछले 4 साल से मुस्तफ़ा के साथ भी एक रिलेशनशिप में थी। अब बात आती है 31 दिसंबर साल 2024 और 1 जनवरी साल 2025 की रात। 5 दिन पहले
उसकी लगता है किडनैपिंग होने से पहले। मतलब न्यू ईयर नाइट। ये वो टाइम है बिल्कुल। जहाँ ये केस दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज में डिवाइड हो जाता है। अरमगान के फादर और अरमगान की पार्टी में मौजूद लोगों का ये कहना है कि उसी पार्टी में मुस्तफ़ा भी मौजूद था और उसकी अरमगान के साथ एक लड़ाई भी हुई थी इस मीम नामी लड़की से मुतल्लिक। मगर मुस्तफ़ा की फैमिली और हॉक्स बे पर होने वाली पार्टी में मौजूद लोगों का ये कहना था कि उस रात मुस्तफ़ा वहाँ पर नहीं था और अरमगान और मुस्तफ़ा का किसी भी तरह की मुलाकात होना इम्पॉसिबल था। ठीक है। मुस्तफ़ा उस पार्टी पे नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी एक क्लास फेलो सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है वो वहाँ पे था जहाँ से मेरे पास फायरवर्क्स जो ये बच्चों ने इन दोनों कहानियों का साथ पॉसिबल होना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर तो अरमगान की पार्टी में मौजूद लोग सच कह रहे हैं कि वाकई इनकी लड़ाई हुई थी तो हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि अरमगान क्यों प्रोवोक हुआ मुस्तफ़ा को मारने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इनकी वाकई में लड़ाई हुई थी तो सिर्फ उसके 5 दिन बाद मुस्तफ़ा अरमगान के घर क्या करने गया था। इस कहानी की बहुत सी चीजें अजीब और अनसर्टन है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा। बिल्कुल। 6th of January Weird. 2025 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अपने दोस्त को एक वॉइस मैसेज करके बताता है कि वो किसी काम से अरमगान के घर उससे मिलने जा रहा है। और आफिफ भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होगा। इसकी आवाज में किसी तरह का खौफ या गुस्सा नहीं सुनने को मिलता, जो हमें बज़ाहिर ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि इनके बीच कोई सर्दी गर्मी नहीं थी। लेकिन ये मुस्तफ़ा की एक गलत फहमी होती है। मुस्तफ़ा के निकलने से पहले अरमगान उससे उन मंशियात के बारे में पूछता है जो अभी मुस्तफ़ा ने अरमगान को फरोख्त करनी थी, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा एक केले का इमोजी अरमगान को भेज देता है। मुस्तफ़ा को क्या मालूम था कि यही इमोजी उसकी मौत का सबब बन जाएगा। असल में तो ये केला एक स्पेशल टाइप हिलबिली नामी ड्रग का कोड वर्ड था। एक इमोजी भेजा गया जिसमें एक छिला हुआ केला था। मगर अरमगान जो नशे और डिप्रेशन का आदी होकर पागल हो चुका था, उसे लगा कि मुस्तफ़ा, अब आप आवाज आहिस्ता कर लें, अरमगान को लगा कि मुस्तफ़ा उसके जिस्म के एक मखसूस एरिया को लेकर उसे तंग कर रहा है। और उस मीम नामी लड़की ने अरमगान so it ended up becoming like a relationship thing के तू उस लड़की के साथ है, तू गंदे इमोजी सेंड कर रहा है, तो उन्होंने इंज लग गया होना है कि you get what I mean, if you know you know, but damn that's weird, that's नहीं थी। लेकिन ये मुस्तफ़ा की एक गलत फहमी होती है। मुस्तफ़ा के निकलने से पहले अरमगान उससे उन मंशियात के बारे में पूछता है जो अभी मुस्तफ़ा ने अरमगान को फरोख्त करनी थी। इसके जवाब में मुस्तफ़ा एक केले का इमोजी अरमगान को भेज देता है। मुस्तफ़ा को क्या मालूम था कि यही इमोजी उसकी मौत का सबब बन जाएगा। असल में तो ये केला एक स्पेशल टाइप हिलबिली नामी ड्रग का कोड वर्ड था। एक इमोजी भेजा गया जिसमें एक छिला हुआ केला था। मगर अरमगान जो नशे और डिप्रेशन का आदी होकर पागल हो चुका था, उसे लगा कि मुस्तफ़ा, अब आप आवाज आहिस्ता कर लें, अरमगान को लगा कि मुस्तफ़ा उसके जिस्म के एक मखसूस एरिया को लेकर उसे तंग कर रहा है। और उस मीम नामी लड़की ने अरमगान की बॉडी की डिटेल्स मुस्तफ़ा को बता दी होंगी। नशे की हालत में ये इमोजी वसूल करने वाले ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मेरा राज फाश हो गया। जब मुस्तफ़ा अरमगान के घर पहुंचता है तो पहले तो ये वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तफ़ा लाया होता है। अरमगान मुस्तफ़ा के साथ स्क्विड गेम्स खेलना शुरू कर देता है। बिल्कुल स्क्विड गेम्स की तरह अरमगान अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालता है और कहता है कि चांद आया तो छोड़ दूंगा, 5 आया तो मार दूंगा। और ये कह के वो सिक्का उछालता है और चांद आ जाता है। अब अगर अरमगान एक गैरतमंद शख्स होता तो मुस्तफ़ा को छोड़ देता, मगर वो हार जाने पर रूल्स बदल देता है और फिर से सिक्का उछालने पर 5 आ जाता है। अरमगान नशे की हालत में आकर अपने ड्रॉर में से मेटल पाइप निकालकर मुस्तफ़ा को उससे मारना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा थोड़ा सा रिटेलिएट करने के बाद मौके पर ही बेहोश हो जाता है। अरमगान मुस्तफ़ा को उसकी अपनी गाड़ी में डालकर बलोचिस्तान ले जाता है और रास्ते में उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। क्लेम करता है जी मैं नशे में था और वो एक नशे वाला आदमी बलोचिस्तान चला जाता है। हब के बाद सिग्नल्स नहीं आते हैं, बट वो इतना उस एक लोकेशन से वाकिफ है कि वो गूगल मैप के बगैर। बाय द वे हमें ये सारी डिटेल्स इन दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड शिराज से मिलती है, जो कि थ्रू आउट मुस्तफ़ा के मर्डर के दौरान अरमगान के साथ होता है और ये भी अरमगान के साथ बलोचिस्तान जाता है। जब मुस्तफ़ा 6 जनवरी घर से निकलता है और 7 जनवरी की सुबह 4 बजे तक घर नहीं आता तो सुबह होते ही उसकी वालदा पुलिस स्टेशन जाती है उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। यहाँ पर इनकी मुलाकात SSP अली हसन से होती है, जो इनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता और कहता है कि निकला होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। तीसरे दिन से मैं इनको नॉमिनेट करके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। ये मुस्तफ़ा की अम्मी है। मुस्तफ़ा की वालदा अपनी आवाज में थोड़ी सी शिद्दत लाती है तो SSP अली हसन मुस्तफ़ा के ऊपर पहले से दर्ज हुई हुई FIR उसकी वालदा को दिखाते हैं, जो मंशियात फरोशी की वजह से उस पर लगाई गई थी। ठीक है।
ये सब देखकर मुस्तफ़ा की वालदा सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा की कैंपेन चलाती हैं और एसएसपी अली हसन को अरमगान के साथ जुड़े होने पर एक्यूज करती हैं। Justice for Mustafa is my aim of life, आप कह सकते हो। कई दिन गुजर जाने के बाद मुस्तफ़ा के वालिद अरमगान को कॉल करते हैं और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन अरमगान क्या कर रहा है। हाँ मैं आपको बताता हूँ। जब सिक्के पर चांद आता है तो अरमगान बेदर्दी से मुस्तफ़ा को जला देता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अरमगान और उसका दोस्त शिराज वापस कराची आ जाते हैं। और टॉस हार गया तो नहीं जलाऊंगा और जीत गया तो जला दूंगा उसने ये कहा। और उसके बाद मुबैना तौर पर उसने टॉस किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आपको लग रहा होगा कि इनके दिल में थोड़ा सा गिल्ट होगा। Right. आखिर इन्होंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का कत्ल जो किया है। मुस्तफ़ा के अब्बू इतनी देर में अरमगान पे शक करके उसे कॉल करते हैं और अरमगान लाअलमी का इजहार करते हुए कॉल बंद कर देता है। जिसके थोड़े ही देर बाद मुस्तफ़ा के अब्बू को एक अमेरिकन नंबर से रैंसम कॉल आती है। आपको पता है कि कोइंसिडेंटली अमेरिकन नंबर कौन रखता है अपने पास? अरमगान के फादर कामरान। जी हाँ, यहाँ पर कामरान कुरैशी की इस कहानी में एंट्री होती है और ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी बाजी पलट देते हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को रैंसम की कॉल आती है तो वो थाने जाकर रिपोर्ट करते हैं एंड फाइनली मुस्तफ़ा के कत्ल के 2 हफ्ते बाद पुलिस एक्शन लेती है और ये केस AVCC यानी एंटी वायलेंट क्राइम सेल के पास जाता है। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स के लाख समझाने के बाद पुलिस की ये फोर्स अरमगान के घर में रेड मारती है जहां अरमगान इन पर फायर खोल देता है। 4 घंटे की शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जिसमें मल्टीपल ऑफिसर जख्मी होते हैं, अरमगान सरेंडर कर देता है। अरमगान की कोर्ट में पेशी होती है और साथ पहुंच जाते हैं कामरान कुरैशी। Damn, what a crazy dude, bro. What a loco. ये ओपनिंग स्टेटमेंट होगा इंशाल्लाह ताला। इस पूरे केस का ओपनिंग स्टेटमेंट ये 2 आयतें हैं। Why are you bringing Quran into this, dude? What the hell? वो जज के साथ एक प्राइवेट रूम में जाकर एक डील करते हैं जिसके बाद जज बिक जाता है और Of course, पैसा चलता है भाई। वापस कोर्ट रूम आके अरमगान के जुडिशियल रिमांड पर केस कॉल ऑफ कर देता है। जी Wow. हाँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा पुलिस मुकाबले में अफसरान पर गोली चला देने वाले शख्स के केस को ही कॉल ऑफ कर दिया जाता है। इस बात से आपको अंदाजा होगा कि कामरान कुरैशी कितना पावरफुल शख्स है। जैसे ही इस शर्मनाक केस की खबर सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचती है तो वो एक हीरोइक जेस्चर में इस बिक जाने वाले जज को निकाल देते हैं और इस जज को फारिग करने वाले उस हीरोइक हाई कोर्ट जज का नाम जफर राजपूत है। लेकिन यहाँ पर कहानी एक और टर्न लेती है जब सिंध हाई कोर्ट को मालूम पड़ता है कि हमारे अफसरान पर गोली चलाने वाले शख्स को किस तरह शाही मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो वो एक्शन में आ जाती है और अरमगान को मुजरिम प्रूव करने के लिए इसके कॉल सेंटर से 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जिसमें से एक का नाम जुहेब था जिसकी मदद से इन्हें शिराज का पता चलता है और शिराज पूरी कहानी डिटेल में बताकर अरमगान को एक्सपोज कर देता है। ठीक है। लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। हाँ। उसको जो है उसकी गाड़ी की डिग्गी में जाके डाल दिया। रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नजर नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीम है। और साथ साथ साहिर हसन के बारे में भी बताता है कि मुस्तफ़ा की तरह वो भी मंशियात फराहम करता था। पुलिस फिर साहिर हसन को भी गिरफ्तार करती है। जो इल्जाम लग रहा है कि आपने उनको मंशियात जो है फरोख्त की है या आप उनसे मंशियात लेते रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? साड़ी दे उर्दू बोलना। ये केस अभी भी ऑन गोइंग है क्योंकि मुस्तफ़ा के गैंग के मेंबर्स को पकड़ना अभी बाकी है और तो और अरमगान को भी अभी सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग ना सिर्फ मुस्तफ़ा की मौत में मुलविस थे उनको भी पकड़ा जाए और सजा सुनाई जाए। बिल्कुल। मुस्तफ़ा के ग्रुप के 6 लोगों के नाम सामने आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजें और अनफोल्ड होती जा रही हैं। इस पूरी कहानी में आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। किस Damn, what a crazy goddamn story, bro. Golly, what is going on in Pakistan, man? Yeah, life lesson can you comment which आते लिखे है भाई? Life lesson is stay away from haram and be safe. सिद्धी जड़ी गल है। कोई ड्रग वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ तो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਹੋ ਦੇ।